नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं जेआरएफ, जिन्होंने हिंदी से दिसंबर 2023 का क्लियर किया है। और प्रज्ञा, जिनका नाम है प्रज्ञा, जैसा कि नाम से ही आप सभी को परिचय मिल रहा है, जिसका अर्थ है बुद्धि। तो जिनके पास में ये बुद्धि, लेकिन इस बुद्धि को इन्होंने किस तरीके से काम में लिया, इसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रज्ञा से बात करेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देते हैं बहुत बहुत बधाई आपको प्रज्ञा। आपको पूरी टेक्स्ट बुक टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो हम सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में जानना चाहेंगे। बताइए। मैम, मैं उत्तर प्रदेश के एक जिला है कासगंज, वहाँ से रहने वाले हैं हम लोग। और मैंने अपनी पढ़ाई जो स्कूलिंग की है वो वहीं से की है। उसके बाद मैंने ड्यू में फॉर्म भरा, तो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो अरविंदो कॉलेज से किया था, और जो मास्टर्स था वो कमला नेहरू कॉलेज से किया था। तो मेरा 2022 में मास्टर्स हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम पे वो हुआ था। तो उस टाइम पे हम लोग घर चले गए थे क्योंकि ऑनलाइन हो गया था सब कुछ। तो वहीं से मैंने अपना जो जनवरी 2023 से किया, तो अपना वो, क्योंकि नेट का पेपर हो नहीं रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैंने फॉर्म वो वाला भरा नहीं था, वो बार बार डिले होता जा रहा था, वो फॉर्म मैंने नहीं भरा था। एमए के टाइम पे मैंने कभी नेट जेआरएफ नहीं दिया। तो जब मेरा एमए हो गया उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 19 जनवरी 2023 से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और इधर 19 जनवरी 2023 को ही मेरा रिजल्ट आ गया, तो मेरा जेआरएफ हो गया। और इससे पहले मेरे 2 अटेम्प्ट हुए थे, उसमें मेरा नेट भी नहीं हुआ था। ओके। जी मैम। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रज्ञा ने कहा 19 जनवरी। तो 19 जनवरी इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका एमए भी तभी कंप्लीट हुआ। लेकिन आप देखेंगे इन्होंने जो अपने बारे में बताया उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताई कि इससे पहले मैंने अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा नेट भी नहीं हुआ था। और इस बार मैंने जब तैयारी करके, अगर हम कहें, क्योंकि समय जो है वो हर चीज़ में लगता है, तो इस प्रिपरेशन में भी आपको समय लगा और आपने पहले दिया तब आपका नेट भी नहीं हुआ, लेकिन इस बार जेआरएफ हुआ। तो खुशी तो है, वो अनंत है बिल्कुल, लेकिन उस खुशी के पीछे आपका काफ़ी संघर्ष भी छुपा हुआ है। तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी शुरू की, तो उसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको यूजीसी नेट ही करना है, ये आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली या कैसे आप इंस्पायर हुए कि आपको नेट करना है? मैम, जब मतलब मेरा ड्यू में हुआ था, तो मैं पापा ने बोला था कि ठीक है ये इतना भी मिल रहा है, तो मुझे सेकंड कट ऑफ में मिला था, तो हिंदी लिटरेचर ही मिल रहा था। जी। तो पापा ने सीधा बोला था कि ठीक है जो मिल रहा है अभी वो ले लो, और इसमें आगे जाके पीएचडी कर लेना। तो मुझे सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो वहीं से हुई थी। तो और मुझे ये था कि करना है, और फिर जब आगे आगे होता गया तो उसमें रुचि जगती गई, तो फिर वही हो गया जी। तो हिंदी लिटरेचर में आपको ऐसे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, या आपने कि भाई जब कॉलेज में आए तब से लिया, जी मैम। या स्कूल में भी विषय आपका हिंदी मैम, लिटरेचर? हिंदी मेरे पास था, लेकिन स्कूल में इतना, क्योंकि यूपी नहीं बोर्ड था तो जी। बहुत डीपली नहीं पढ़ाते हैं। जी। और मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो सरकारी स्कूल से की हुई थी, मैंने प्राइवेट स्कूल से नहीं की है। तो उसमें थोड़ा होता ही है कि सरकारी स्कूल का मैम सबको पता ही है। तो मैम फिर मैं जब ग्रेजुएशन में आई थी तब मैंने पढ़ा, तो जो प्रोफेसर सब पढ़ाते थे तो सब मैम अच्छा लगता था पढ़ने में। फिर लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह लेके, नोवेल वगैरह लेके, तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। बिल्कुल प्रज्ञा, एक बार तो आपको फिर से बधाई है। थैंक यू। अब हम आपकी जो भी आपकी जर्नी रही है, तो उसमें आपने जैसे बताया कि भाई एमए की जब हम बात करते हैं, तो अगर एमए हमने गहराई से नहीं पढ़ा है, तो उसमें नेट का सिलेबस क्योंकि बहुत विस्तृत है, 10 यूनिट हमारे पास में होती है, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, और फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट होती है। तो आपने नेट की अकॉर्डिंग जब आपने तैयारी शुरू की, तो आपको क्या लगा कि मतलब एमए में अगर मैंने और डीपली पढ़ा होता तो मुझे आसानी होती, या सिलेबस सेम टू सेम लगा, या क्या लगा आपको? जी मैम, जब क्योंकि जिस टाइम से मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे लॉकडाउन था, जी। तो मैम एमए हो गया ऑनलाइन। तो फिर ये था कि ऑनलाइन में क्लासेस भी उस हिसाब से नहीं होती जैसे ऑफलाइन में होती है। तो मुझे कमी लगी थी कि अगर क्लास होता तो शायद मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हो जाता। तो और मैम थोड़ा मेरे पापा की तबीयत भी ख़राब हुई थी बीच में 2 साल तक, तो हॉस्पिटल में आना जाना ये सब रहा था। तो उस वजह से पढ़ाई उस स्तर पर नहीं हुई थी तब पर, लेकिन ये था कि करना ही करना है, तो फिर इस वजह से मैम। बिल्कुल। तो आप सभी ने एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना विपरीत हों, जैसा कि प्रज्ञा के साथ रहा कि फैमिली के अकॉर्डिंग भी, और अगर हम देखें कि पूरे ही देश का वातावरण में कोविड की स्थिति चल रही थी, एमए में भी अच्छे से ऑनलाइन क्योंकि हो गया, तो जो पढ़ाई ऑफलाइन में उसको एमए में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, तो एमए भी काफ़ी गहराई से वो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी फाइनली इन्होंने जेआरएफ किया है।
और हिंदी से जेआरएफ ये हो गई हैं। जो इन्होंने सोचा था ग्रेजुएशन के टाइम पे कि अब मुझे नेट से पीएचडी करना है, वो सपना आपका, आपके पापा का वो सपना जो है वो पूरा होने वाला है। तो काफ़ी खुशी आपको भी है, आपकी फैमिली को भी है, हमारी टीम को भी है और आपके जो भी गुरुजन हैं उनको भी है। लेकिन जब आपने फर्स्ट पेपर में आपको क्या कठिनाई रही या सेकंड पेपर में क्या कठिनाइयाँ आई तैयारी करते टाइम? मैम फर्स्ट पेपर में मेरा थोड़ा पहले से ही वीक था, क्योंकि वो यूनिट्स कभी पढ़ी हुई नहीं होती है, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन। तो मुझे हायर एजुकेशन में और एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जी। और इसके लिए मैंने ऑल यूनिट को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था कि अगर उनके क्वेश्चन आए तो वो नहीं छूटने चाहिए। जी। और ऐसे ही मैम जब सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें एक भाषा वाली यूनिट है और एक काव्य शास्त्र वाली यूनिट है। उससे मुझे डर कह लीजिए या जो भी है, तो वो बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने बाकी की जो 8 यूनिट थी उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और इस बार मैंने जो 70 क्वेश्चंस मेरे ठीक हुए हैं, तो जो उसमें जो मैंने देखा कि जो गलत हुए हैं तो वो ज़्यादातर भाषा वाली यूनिट से ही हुए हैं, और 1-2 जो 5-6 कथन देके पूछते हैं उसमें से हुए हैं कुछ क्वेश्चंस गलत। तो मोस्टली अगर हम कहते हैं कि मतलब आपकी 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर में, तो आपने तैयारी के दौरान अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रेंथ एरियाज को पहचान लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने काम जी किया। मैम, जी। तो जब हम कहते हैं कि भाई वीक एरियाज को हम इम्प्रूव कर लें या फिर अपनी स्ट्रेंथ को हम और इतना कर लें कि भाई वो वीक एरियाज हमारे छुप जाएं, तो आपने उन यूनिट्स को छोड़ दिया प्रॉपर्ली या उनको नहीं थोड़ा मैम, बहुत आपने मैंने पढ़ा? प्रॉपर नहीं छोड़ा था, क्योंकि ये था कि अगर हम पढ़ रहे हैं और उसमें पेपर में आ गया तो वो हमारे लिए ही लाभदायक होगा। तो मैंने उसको एकदम नहीं छोड़ा था, मैंने बस उसकी पीवाईक्यू किए थे। मतलब थ्योरी नहीं देखी थी हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट की, लेकिन मैंने उसकी पीवाईक्यू किए थे। और जो बाकी की यूनिट्स थी उसकी मैंने थ्योरी, शॉर्ट्स, नोट्स सब कुछ बनाया था। थ्योरी के साथ डेली का था कि 4 घंटे फर्स्ट पेपर को देने हैं और सेकंड पेपर को 6 घंटे। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी तो वो फिक्स था। मैंने और मेरी दीदी ने साथ में किया था। तो आप प्रज्ञा, आपसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आने वाला जून का जो अटेम्प्ट है जो सभी स्टूडेंट्स देना भी चाहते हैं और क्लियर, ऑब्वियसली क्लियर करना ही चाहते हैं, तो उसमें आपसे ये चीज़ हम जानना चाहेंगे कि पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, इनका कितना इम्पोर्टेंस रहता है सेल्फ स्टडी के साथ में तैयारी करते टाइम? मैम इनका मुझे लगता है कि आराम से काफ़ी ज़्यादा हद तक 40% तक कह सकते हैं, क्योंकि और स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि पेपर जब एकदम नज़दीक आ जाएगा, लगभग 10-15 दिन या 1 महीने तब करेंगे। लेकिन मैंने एकदम स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। और मैम यूट्यूब पे आपने भी सॉल्व करवा रखे थे, तो मैंने वहाँ से भी स्टार्ट कर दिए थे। जी मैम। तो एक होता है कि प्रज्ञा, जैसे आपने जब तैयारी शुरू की, जैसे आपको हमारा गाइडेंस मिला जो भी, तो उसमें एक होता है कि हम प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग, अगर स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। एक होता है कि स्टूडेंट्स मटेरियल तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं, ये बुक भी ले ली, ये बुक भी ले ली, लेकिन उसको हम पूरा नहीं पढ़ पाते। तो कितनी बार हमें रिविजन जो है, रिविजन टाइम हमें रखना चाहिए? मैम कंटेंट मेरे पास बहुत लिमिटेड था। आपके पीडीएफ थे और यूट्यूब से एक सर हैं भानु सर, उनका कंटेंट था मेरे पास। और मैम बाकी का मैंने उसको रिवीजन बहुत बार किया था, कम से कम 4-5 बार। और जब मेरा एग्जाम से 10-15 दिन पहले का टाइम था उसमें भी मैंने सिर्फ रिवीजन ही किया था। जो चीज़ छूट गई थी उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया कि हाँ इसको भी देख ले, उसको भी देख ले, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उसको पढ़ती तो जो रह गया है रिवीजन करने के लिए वो बिल्कुल छूट जाता। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप सभी को जो भी जून का अटेम्प्ट आप लोग दे रहे हैं, उसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत चीज़ें याद रखनी है कि क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ क्या छोड़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत लेंथी है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना मूल्यांकन जब तक नहीं करेंगे, रिवीजन करनी है आपको, लेकिन जैसा प्रज्ञा ने बताया कि रिवीजन के साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें अपना मूल्यांकन, कि भाई मुझे कितना आता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे, हम टेस्ट सीरीज के मैंने माध्यम मैं से mock test- पीवाईक्यू जो मेरे पास थे वो मैंने यूट्यूब से भी वीडियो देखी थी और खुद से भी लाइब्रेरी में जाके जब मैं करती थी तो मैंने उनको 5-6 बार रिवीजन किया था। अगर मुझे नहीं आता था तो मैं डरती नहीं थी कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा था कि जब स्टार्ट कर दिया है तो करना तो है ही है, क्योंकि कोई और बैकअप का ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, और प्रज्ञा की ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप सबको अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रज्ञा आपने पेपर दिया है, आपने जेआरएफ किया है, तो आपको लगा होगा कि मैम मैंने 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो कितना टाइम मैनेजमेंट की क्या आपको प्रॉब्लम आई है? मैम स्क्रीन पे इस बार मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि कहीं पेपर छूट ना जाए, लेकिन लास्ट तक मेरा मैनेज हो गया था। मैंने सबसे पहले हमेशा से पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वहाँ हो जाए तो ज़्यादा सही है। तो हर बार क्या होता था, मेरे मतलब सेकंड पेपर में 10 क्वेश्चन होते हैं और 5 उसमें होते हैं फर्स्ट पेपर में। तो मुझे ये था कि अगर इसमें से मैं 13 या 14 या मुझे ये था कि 15 भी सही हो जाए तो बहुत सेफ स्कोर हो जाएगा मेरा।
तो मैम मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत सारे वो पहले से उसमें जो पीवाईक्यू थे उसमें दे रखे थे, तो वो सॉल्व किए थे। तो इस बार मेरे दोनों के पेपर का मिला के वो 15 में से 14 एकदम ठीक हुई थी। ओके, और हिंदी में आपने 70 क्वेश्चंस का जी मैम। 100 में से, तो मैं हमेशा अपने जो भी स्टूडेंट्स की मैम कितने नंबर जो है वो जेआरएफ के लिए हमें होने चाहिए, तो मैं बताती रहती हूँ उनको कि भाई 70 अबव है या फिर अगर 80 प्लस है जो भी है तो आप सेफ स्कोर पे हो। 80 उन स्टूडेंट्स के लिए आपको 100 में से अपने सब्जेक्ट में रखें। हिंदी की बात करें तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर में अगर हम कहें कि 25-20 क्वेश्चंस अगर नहीं आप कर पाते हैं तो अकॉर्डिंग कि आप सेफ स्कोर रखने के लिए 20-80 का अगर रेशियो रखें तो जी मैम। क्योंकि हर बार अगर हम देखें पेपर अलग अलग लेवल का होता है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जी मैम। ऊपर नीचे मैम रहती है। और सब्जेक्ट में क्या है कि कट ऑफ बढ़ रही है, लेकिन हिंदी की कम होती हुई आ रही है, क्योंकि हिंदी का पेपर टफ तो होता ही है, उसके साथ लेंथी बहुत होता जा रहा है, जिसकी वजह से पेपर बहुत से बच्चों का छूट जाता है। मेरे मैम एक दो दोस्त थे, उन्होंने भी बताया कि इतने क्वेश्चन छूट गए क्योंकि नहीं मैनेज हो पाता है क्योंकि टाइम। विषय वस्तु आधारित आप सभी क्वेश्चंस जो हैं देख रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ने के अलावा समझने में मैम ज्यादा पढ़ समय के मुझे लगता है कि पहले से ही जाना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पिछले 2 अटेम्प्ट थे, जैसे मैंने पिछले साल से तैयारी स्टार्ट की थी, तो उसमें मेरे पीवाईक्यू नहीं हो पाते थे। जी तो उसकी वजह से मेरा 2-3 क्वेश्चन से हर बार नेट भी रुक जाता था, तो मुझे बहुत दुःख होता था, लगता था कि नेट ही नहीं हुआ है तो जेआरएफ क्या होगा। लेकिन पर वही कि मम्मी पापा का वो एक फ़ोटो मेरे टेबल पे लगा हुआ था और वॉलपेपर पे भी मोबाइल की, तो उनको देख के लगता था कि भाई इनके लिए करना है तो छोड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा रखा आपने और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखा आपने। लास्ट में आपसे एक चीज़ सभी स्टूडेंट्स को कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जून जेआरएफ के अकॉर्डिंग उनको एक चीज़ जो गांठ बांध लेनी है इंस्पायर करने के लिए? मैम मुझे लगता है कि टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे मेरा फिक्स था कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो मैं और मेरी दीदी साथ में जाते थे, सुबह ही उठ के हम लोग निकल जाते थे लाइब्रेरी, मतलब 8 बजे निकल गए, 9 बजे निकल गए, क्योंकि अगर आप सुबह 5-6 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो हमारे ये था 5-6 घंटे बाद ही हमें रूम पे आना है, तो 5-6 घंटे पढ़ लेते थे। उसके बाद अगर इवनिंग में आपको कुछ काम भी हो गया तो आप कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए किसी दिन 10 घंटे पढ़ाई नहीं की है, 5-6 घंटे भी की है, तो वो आपका आगे जाके मैनेज हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं है कि आपने एक दिन बिल्कुल ही छोड़ दिया, वो नहीं करना है। तो बिल्कुल, तो इस जो पॉइंट निकल कर के बाहर आता है, प्रज्ञा कहना चाहती हैं कि निरंतर रहना जो है आपको बहुत ज़रूरी है। अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यूअस पढ़ाई करिए, चाहे आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी आप मैनेज कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, लेकिन वो घंटे निरंतर होने चाहिए, तभी आप जो है वो सफल और मैं हो पाएंगे। दोस्ती और ये सब चीज़ें मेरी एकदम छूट गई थी। मेरे मतलब ऐसे दोस्त थे 5-6, उनसे भी मतलब वही स्कूल टाइम से जो साथ थे उसमें से 1-2 जिनसे अभी भी बातचीत होती है, तो जो लोग समझते थे बस वही अब मेरे दोस्त बच्चे हैं। बाकी ये होता है ना कि दोस्तों का आज पार्टी है तो आज वहाँ चलते हैं, मना कर दिया तो वो नाराज़ हो जाते थे, तो वो लोग अब एकदम कांटेक्ट में नहीं रहते हैं क्योंकि मैम नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये था कि भाई करना है तो बिल्कुल, हर चीज़ को दरकिनार करके अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ये अगर आपने ठान लिया तो डेफिनेटली आपको प्रज्ञा की तरह जो है जेआरएफ मिलकर रहेगा। तो जून जेआरएफ की आप सभी तैयारी कीजिए और इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। एक बार हम सब मिल करके एक बार फिर से हम प्रज्ञा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने कीमती वक्त में से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो है स्टूडेंट्स तक पहुँचाई, ताकि आप, क्योंकि क्या होता है प्रज्ञा की स्टूडेंट्स की ज़बानी जब एक स्टूडेंट सुनता है जी मैम। तो उन तक ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपकी ज़बानी जो भी स्टूडेंट्स ने सुना है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर होगा और अपने जीवन मैम में वो मुझे सफल लगता है होगा। कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो बीच में जब रह जाते हैं, जैसा मेरा 2 बार नेट रुका तो घर वाले भी सोचते हैं कि अब छोड़ दो, लेकिन मेरे घर वालों ने ऐसा नहीं किया मेरे जी। साथ। तो मुझे लगता है सब मैम थोड़ा फैमिली को भी सपोर्ट करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल तो मैं चाहती हूँ कि कोई अपना मतलब फैमिली में अगर है तो वो सपोर्ट करें, अगर एक बार नहीं हो रहा है, क्योंकि मैम नेशनल लेवल का पेपर है तो पेपर है, टफ बिल्कुल, पड़ जाता है। बिल्कुल। जी मैम। बिल्कुल नेशनल लेवल का पेपर है, तो आप सबको भी प्रज्ञा की तरह सपोर्ट मिले। जो नहीं करते हैं वो देखें कि भाई एक बार में, क्योंकि इतना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कट ऑफ भी हाई रहती है, जो पेपर का सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उन सब में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने बताया, चाहे दोस्त हो, सब हो, फैमिली है, सब लोग जो है वो अगर सपोर्टिव रहते हैं तो माइंड पॉजिटिव रहता है और उसी के साथ आप आगे बढ़ते रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना और आप यूं ही आगे बढ़ें और हमारे साथ मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। थैंक थैंक यू। यू।